अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, एक तरफ मुल्क में हमें सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आता है, एक सियासी जमात और उसके बड़ी तादाद में फॉलोअर्स जो हैं वो इस नई हुकूमत को मानने से इनकारी हैं, तो दूसरी तरफ इदारों पर तनकीद भी की जा रही है, खुल्लम खुल्ला तनकीद की जा रही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें नज़र आ रही है इस मुल्क के अंदर, बड़ी तादाद में लोग जिस तरह से ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो किस हुकूमत के साथ हैं, किस सियासी जमात के साथ हैं, या फिर वो जिस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे हैं दूसरी जमातों के ऊपर, ये वही मौका होता है जिसकी तलाश में दुश्मन होता है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, वार करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी का मुजाहरा हमने देखा आज जामे कराची में खुदकुश धमाके के नतीजे में, जिसके नतीजे में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जो हैं उनकी जान चली गई। सी पैक को बेसिकली ये चीनी शहरियों को निशाना बनाने का मकसद क्या होता है कि सी पैक जो है वो दुश्मन को खटकता है कि ये अगर कामयाब हो गया मंसूबा, जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर देरीना साथी पाकिस्तान का, वो साथी, वो दोस्त जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आता है, जो न सिर्फ अपनी बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी कोशिशें करता है, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए जाएंगे। पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी 2021 में दासू के मकाम पर भी हमने इसी तरह का एक वाक़या देखा था, जिसके बाद जो चीनी हुकूमत थी और जो चीनी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था, रोक दिया था। बड़ी मुश्किल से हालात को कंट्रोल किया गया और दोबारा से पटड़ी पर जो है हालात को लाया गया। लेकिन आज एक मरतबा फिर से हमने ये देखा कि दुश्मन ने कारी वार किया है और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो है उसके अंदर एक खलीज लाने की कोशिश की गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा अगर दुश्मन उठा रहा है तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम दुश्मन के लिए वल्नरेबल हो चुके हैं। दुश्मन जो है वो बैठ कर देख रहा है कि सोशल मीडिया पर या फिर नेशनल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, किस तरह से जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है पाकिस्तान को, या पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो दोस्ती हैं, उनको किस तरह से ख़राब किया जा सकता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा आज हम बात करेंगे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर जो हैं उनके सामने एहतजाज किया है। दूसरा, इमरान खान साहब ने ईद के बाद धरने का ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि इस्लामाबाद की तरफ वो जाएंगे एक मरतबा फिर से बड़ी आवाम लेकर, और धरना एक मरतबा फिर से। क्या हमें 2014 के दोबारा से विजुअल्स नज़र आएंगे, वही मनाजिर नज़र आएंगे जो 2014 में 126 दिन का धरना इमरान खान साहब ने दिया था, और इस धरने से हासिल क्या होगा ये भी ज़रा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं जी। हमारे साथ आज मौजूद गेजेट रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सेनेटर शहर कामरान साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुस्तरा चीमा साहिबा रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। सर, सबसे पहले ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये हम तो देख ही रहे हैं, हम झेल भी रहे हैं, लेकिन दुश्मन भी देख रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक इसका किरदार है हमें दुश्मन की नज़र में वल्नरेबल करने के लिए कि इस तरह का वाक़या जो है आज पेश आ गया है? आयशा, जब मुल्क में पोलराइजेशन होती है उसके बाद अनरेस्ट होता है, अनसर्टेनिटी होती है और पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, ये एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस होती है जिसमें जो दुश्मन हमारा होता है, जो हमें ख़ास तौर पे मालूम है इंडिया के बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, और दूसरे ममालिक भी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकनॉमिकली तरक्की करे। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क की फैसले अपने मुल्क के वफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक के चंगुल से निकलेंगे। दीज आर द फैक्टर्स। उसके बाद जितना बलूचिस्तान में हालात, BLA BLF वो वहाँ पर हैं, TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, कि कुछ अफगान मुजाहिदीन हमारे भाई वहाँ पर भी हैं, उनका मालूम भी नहीं, उसके अंदर ही वो नर्सरी बन जाती है। पाकिस्तान में सहूलतकार भी हैं, स्लीपर सेल भी हैं। तो यही हम ये कहते हैं कि फ़ौज बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रही है। आज भी 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। और जब इस तरह के हालात हों, फिर उसके बाद आपके मुल्क में मुजाहरे भी चल रहे हों, जल्द से जुलूस भी हो रहे हों, तो हर तरफ जो इस तरह के हालात होंगे तो ये उनके लिए बड़ा आसान टारगेट हो जाता है। और यही वजह है कि आपके सामने आज कराची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, किस तरीके से एक लेडी ने अपने को एक्सप्लोड किया, और कितना अफसोसनाक बात है। पहले दासू इंसिडेंट के बाद बड़ी मुश्किल से हमने चाइनीज़ को कन्विंस किया, उनको बताया सिक्योरिटी बताएंगे, लेकिन हमारे मुल्क का इशू ये है कि एक इंसिडेंट होता है
उसके एक हफ्ते के बाद हम बिल्कुल भूल जाते हैं, एंड देन वी डोंट रिमेंबर कि हमें कुछ हुआ था। आपके सामने चाइनीज एम्बेसी है, स्टॉक एक्सचेंज है, हाफिज सईद का लाहौर में घर है, फिर अभी ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी भी हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस 90% ये इस तरह के केसेस को बर्स्ट पहले ही कर देती है, पहले ही उनको पकड़ लेते हैं, स्लीपर सेल्स को, सहूलतकारों को, बिफोर दे कुड ऑपरेट। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता रहता है। इसके लिए तमाम आप, मुझे समझ नहीं आती हम नेशनल एक्शन प्लान को फाल क्यों नहीं करते हैं, नेक्टा को फाल क्यों नहीं करते हैं। आज बैठ के इसको मसले को हल करना चाहिए। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन, जब एक आपकी कंडीशन एनवायरनमेंट ही नहीं, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और इस तरह के लोग अपने प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जंग जो है उसको लड़ा है और उसको जीता है, इसलिए जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हमारे लिए तशवीश में इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या इस तरह के किसी भी वाक़े को सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार देना काफ़ी है? क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है या फिर मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी का माहौल, अमन का माहौल, ये तो तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ना, कि सिर्फ सिक्योरिटी इदारों पर इस चीज़ की जिम्मेदारी आयद नहीं होती है इस स्टेबिलिटी की? आयशा, बिल्कुल आप ठीक बात कर, मैंने यही पहले बात की थी कि जब मुल्क में अनरेस्ट हो, अनसर्टेनिटी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लोग खुश ना हो, उसके बाद बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, देन दीज पीपल फॉल प्रे टू दोज ऑपरेटर्स जो उनके होते हैं। और उसके बाद सबसे मुल्क हमें इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। आई विश के प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, दे वर्क दिन और रात मेहनत करके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर आए। आपके अभी खबरें आ रही हैं पेट्रोल महंगा हो जाएगा, उससे एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मिलिट्री का अपना काम फुल कर रही है, यही वो उनकी कोशिश भी यही है कि फौज और अवाम में जो एतमाद है इसमें भी वेज क्रिएट कर दो, फौज को अवाम से दूर कर दो। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन देखें, इराक, लिबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ फौज और अवाम में एतमाद नहीं था, फौज कमजोर थी, वहाँ उन्होंने अपने अज़ाइम पूरे कर लिए। वाहिद पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हैं जहाँ पर हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी। दुनिया हमारे पास अपनी फौजियों को भेजती है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एक दोबारा लहर इसलिए कि पाकिस्तान को वो नहीं चाहते हैं। हमने मिल के एज ए नेशन वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू डिफीट एनिमी नैरेटिव। इसके लिए चाहे सोशल मीडिया हो, कोई बात हो, आप देखें जब आपके ट्रुप्स वहाँ पर बैठे हुए इंफॉर्मेशन रूम में रेजिमेंट्स के अंदर खबरें देखते हैं कि हमारा 2 ऑफिसर शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए, उधर से फौज के बारे में कई किस्म की बातें की जा रही हों, तो उनके मोरल को बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो फैमिलीज को देखें, उनके पेरेंट्स को देखें, वो यंग विडोज को देखें। मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें दोबारा इंकलकेट करने की ज़रूरत है और यही आवाम को, और आई थिंक खुदा का शुक्र है कि आवाम और अभी भी फौज दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और जिसकी वजह से फौज ताकतवर बनती है और पर्सन एक्टिविटीज भी कर रही है। तो इसके लिए मुल्क में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी बहुत, न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसरत शीमा साहिबा, 2021 में भी जो मैंने अपने इंट्रो में कहा, दासू के मकाम पर इस तरह का वाक़या पेश आया था, उसके बाद काम छोड़ दिया था चीनी शहरियों ने, बड़ी मुश्किल से हालात जो हैं वो दोबारा से ठीक किए गए, कन्विंस किया गया जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी कि सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अब आपको लगता है कि दोबारा से इस तरह का ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद ज़्यादा मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना, दोबारा से काम का आगाज़ जो है उसी तरह से करना जिस तरह से पहले हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, सबसे पहले तो हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये इतनी बुरी ख़बर है, मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बुरी ख़बर हमारे लिए है। बिकॉज़ इस मुल्क के दुश्मन जो चाहते हैं, जब चाइना के जो यहाँ पे जो सर्विंग स्टाफ या जो उनके लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक होता है, तो वो उसका नुकसान उतना चाइना को नहीं जितना पाकिस्तान को होता है। और पाकिस्तान का जो गरीब मुल्क, इस मुल्क की जो गरीब आवाम है उनको होता है। लेकिन इसके पीछे सारी जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो सी पैक है उसकी तकलीफ़ किसको है। उसकी तकलीफ़, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, अमेरिका को है, इंडिया को है, या जितने भी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं या एंटी चाइना फोर्सेस हैं उनको हैं। और वो किसी सूरत उनको ये बात बारे में नहीं है कि सी पैक का मंसूबा है जो कामयाबी के साथ अपने मराहिल की तरफ जाए, मुकम्मल हो और तकमील की तरफ जाए,
या जो पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रस्ट का रिश्ता है वो इसी तरह से कायम रहे। और इस चीज़ के लिए ये पहली दफ़ा कोशिश नहीं हुई और अल्लाह ना करे कि ये दोबारा हो। और लेकिन हमारा दुश्मन, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे भी कोशिशें नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो सवालिया निशान है वो ये कि जब बैरूनी क़ुव्वतें, बैरूनी हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं, वो क्यों पाकिस्तान के सबसे कीमती दोस्त, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, सबसे कीमती दोस्त, उसको वो निशाना बनाते हैं, या उन लोगों को जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानियत की सोचते हैं, या उस ब्लॉक की सोचते हैं जो पाकिस्तान को सूट करता है। मैं इन दो वाक़यात को रिलेट करना चाहूँगी। जो का आज हुआ, इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। आज हमारे दिल दुखी हैं। उसके साथ मैं रिलेट लाजमी करूँगी कि पाकिस्तान के लिए जिस लीडर ने भी सोचा, एंटी अमेरिकन ब्लॉक के बारे में सोचने की जो यहाँ पे पनिशमेंट इस मुल्क में दी जाती रही है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तानी फौज है वो हमारी आन है, हमारी शान है। एक शहीद जब होता है तो हमारी पूरी कौम, 22 करोड़ अवाम एक दिन में उसी लम्हे सोगवार होती है। उस शहीद की माँ के साथ हम सारी माएँ रोती हैं। उनका ताल्लुक मीडिया से हो, जिस मर्जी तबके से हो, यहाँ पे कोई फौज के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी को होने देंगे। लेकिन इस इदारे के सरबराहान को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे चंद लोगों की बात हरगिज हमें करने से बाज नहीं रहना चाहिए। उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई मुल्क की फौज के खिलाफ हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस इदारे के अंदर बैठे हुए लोगों को, चंद लोगों की मैं खाली बात कर रही हूँ, ये सोचना पड़ेगा कि वो शहीद जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पे अपनी जानें कुर्बान करते आ रहे हैं, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट अवाम के बीच में और इतने बड़े, इतने मुकद्दस मोहतरम इदारे के बीच में क्रिएट कौन करता है? कोई सिविलियन नहीं करता, बाय द वे, हम नहीं करते, मीडिया नहीं करता। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा कि मैं डंके की चोट पे मैं जो कुछ मर्जी करती रहूं और मैं उसमें अक्स अपना कुछ और देखूं। ऐसा नहीं होने वाला, ना होना है। हम जो मर्जी किसी को ब्लेम कर लें, किसी को हम मार लें, किसी को उठा लें, किसी को किडनैप कर लें, किसी को गोली मार दें, किसी को फांसी चढ़ा दें। कुछ चीजें दीवार पे लिखी हुई हैं। 22 करोड़ आवाम को अगर ये समझना कि उन्हें स्टोरी समझ नहीं आती, या उन्हें बातों की समझ नहीं आती, या इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, 22 करोड़ के 22 करोड़ अगर कोई ये समझता है कि वो मेंटली सिक हैं या वो बीमार हैं या उनकी सोच समझ की सकत उन लोगों के बराबर नहीं है जो ये गेम रचाते हैं, तो ये इंतहाई बड़ी गलत फहमी है। पहले जमानों में ये हो जाता होगा, 60s में, 70s में, 80s में। अब मुमकिन नहीं है। अब आयशा को भी वो बात समझ आती है, सेनेटर सहर को भी आएगी, मुसर्रत जमशेद चीमा को भी उतनी ही आएगी जितनी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने उन शहीदों के साथ खड़े हैं, हम उन शहीदों के बिल्कुल बैक करते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अवाम क्रिएट नहीं करती। जहां भी हुआ उस मुल्क के दरीना दुश्मन ने किया और उन दुश्मनों के आलाकार जो बने उन्होंने किया। लिहाजा आज हम बॉर्डर पे एक एक लड़ने वाला शहीद हमारा बेटा है, हम हमारी 100 जाने उन पे कुर्बान। फिर आज जो चाइना के साथ हुआ है, हमारे दिल दुखी हैं। और ये वही चीज हुई है कि पाकिस्तान ब्लॉक के बारे में, पाकिस्तान के दोस्तों के बारे में जिसने भी फैसला किया, जिसने भी सोचा, उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ी। ठीक है, ठीक है, मैं किसी को तख्त देना पड़े, कईयों को जान की धमकियां दी जाती हैं। लिहाजा ये खेल बंद किया जाए और इस मुल्क का सोचा जाए। आगे बढ़ते हैं। सहर साहिबा, आज का ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, डेफिनेटली ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं उसके ऊपर एक कारी ज़रब हम कह सकते हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा कि नई हुकूमत के लिए कि जो ये कोशिश की गई है इसका असर कम से कम किया जाए और ताल्लुकात में कोई जो है खलीज ना आ सके पाकिस्तान और चाइना के। शुक्रिया आयशा। मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक अफसोसनाक और ऐसा वाक़या है कि जितना मैं समझती हूँ जो ब्रिगेडियर हारिस ने कहा कि जितना वो चाइना के लिए जो है वो अलमिया है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए। इसलिए कि देखिए, सी पैक के ऊपर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की और इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। और इसका मकसद, अगर हम टाइमिंग्स देखें कि वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं कल, उसके बाद उन्होंने चाइना का विजिट करना था, तो ऐसे टाइमिंग्स के ऊपर इस किस्म का वाक़या, और ये वाक़या कोई नया नहीं है। जैसे अभी आप
दामिर भाषा डैम की बात करी थी, इसके बाद सिरीना पे भी आपको पता है अटैक हुआ, आपको ये पता है कि गवादर में भी अटैक हुआ। तो ये मुसलसल एक तवातर से ऐसी कोशिशें पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सोच की बात है, समझ की बात है कि एक लड़की जो 2 बच्चों की माँ है, जो कि वेल एजुकेटेड है, जो कि एमफिल है, वो उसको कैसे इतना रेडिकलाइज किया गया कि वो जो है इस बात के लिए तैयार हो गई कि वो एक सुसाइड बमर बने। हमें अपनी फॉल्ट लाइंस को तलाश करना है, हमें देखना है कि नफरतों के बीच कौन बो रहा है हमारी सोसाइटी में। टॉक्सिक पोलराइजेशन जो आज पाकिस्तान में हो रही है, जो इंसाइटमेंट है, ये जहर कातिल है। बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान की मुत्तफिका आवाज थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम इदारे यकजा थे। ये एक कंसेंसस के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान पास हुआ था, जिसके बाद सबसे मुश्किल जंग हमारे जवानों ने अपनी सरहदों के अंदर लड़ी और जीती। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान पे हम बारहा कहते रहे कि इस पर अमल करें। हमने देखा कि इसमें डिबेट हो रहा है। हमने सबसे पहले तो वो अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के ऊपर, ये भी कहा कि ये फ्रीज भी हो सकता है। फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए, जिसने इरिटेट किया। फिर उसकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर दिया गया, मंसूबों को रोक दिया गया, और अब एक इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, आज हमारा एक ही हैशटैग होना चाहिए, वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान। वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान। रियलिटी यही है कि पाकिस्तान के लिए जब तक हम नेशनल यूनिटी नहीं दिखाएंगे, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, तो दुश्मन तो जरूर फायदा उठाएंगे। फिर भारत का एक जनरल रिटायर्ड बताएगा कि जी अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है, अब इंतशार, फिर जनरेशन वॉरफेयर आपके ऊपर, आपके ही मुल्क में लागू है। फिर वो निशानदही करेगा। देखिए, बात ये, मैं 2-3 बातें, मैं इस पे सियासत नहीं लाना चाहती, कभी भी नेशनल इश्यूज पे नहीं लाना चाहती, मगर क्योंकि मुशर्रफ साहिबा ने बात की, पहले मैं ये कहूंगी कि देखें, बात ये है कि इन वाकयात के बाद आप इदारों के अंदर जो है पोलराइजेशन की कोशिश ना करें। ये टॉक्सिक पोलराइजेशन पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह है। इस वक्त नेशनल यूनिटी की जरूरत है। ये लोग अपने इक्तदार जाने के इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अपनी खामियां, अपनी गलतियों को ढूंढें। इमरान खान साहब जो है वो भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हैं, उनकी खुददारी की तारीफ करते हैं, पेशावर में जाके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को। देखें, ये बातें ऐसी बात नहीं है, जो लोग समझते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये सब चीजें एक सोचे समझे तरीके से एक बयानिया बनाया जा रहा है कौम को तकसीम करने का। हम तो यही सब पढ़ा था ना हमने। सर साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहिमत पर यकीन रखती है, और कई बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर माजी में हमने देखा कि आपने तमाम जमातों को इकट्ठा किया, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया। आपको नहीं लगता कि एक कोशिश और होनी चाहिए राइट नाउ इस वक्त कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी ले ले, लेकिन जो इस वक्त बयानबाजी जा रही है मीडिया के ऊपर, हम देखते हैं एक बयान इधर से आता है, दूसरा 2 बयान उधर से आ जाते हैं। इसी तरह से हम जो है आपकी जमात के जो लीडर्स हैं, जो क़यादत है, उनकी तरफ से भी इसी तरह के बयान देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि दिस इज द टाइम कि ये सब कुछ रुक जाना चाहिए और कोशिश करें एक मरतबा फिर से सबको, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पीटीआई समेत, कि बैठें और इसके ऊपर बात करें? पीपल्स पार्टी ने इश्तियाल अंगेजी की सियासत कभी नहीं की। शहीद बीबी की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खप्पे हमारा नारा था। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का एक मैसेज था, सब ने इसके ऊपर वोट देना है, इसको एक्सेप्ट करना है, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये एक यूनिटी की बात थी। कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिक्वेस्ट किया, उस पे वो कॉल हुआ। हमने हर उस मामले के ऊपर जहां पे कौमी सलामती जुड़ती है एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया। और मैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, यही मैंने बात की आपके चैनल के थ्रू। मैं सबसे कहूंगी, सब एक पैगाम दूंगी, एक हैशटैग चलाएं और फिर बोले कि ये दुनिया में सबसे जो है ज्यादा ट्रेंड करने वाला हैशटैग है वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान। अगर आप वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आप डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं अपनी नेशनल यूनिटी, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मुल्क के अंदर है, हमारा हर चीज से बालातर होके एक हैशटैग होना चाहिए वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान। और यही आज के वक्त की जरूरत है। बिल्कुल
एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, एक कंसेंसस की जरूरत है। और बिल्कुल जो इस वक्त नए वजीर आजम है उनके ऊपर काफी चैलेंजेस हैं, और मैं समझती हूँ कि उनका जो एक मुझे एक चीज नजर आया कि फौरी उन्होंने जाके एक जेस्चर के उन्होंने वो चाइनीज एम्बेसी गए और उन्होंने अपनी एक ताजियत भी की और ताजियती पैगाम भी जो है वो लिखा वहां पे। मैं समझती हूँ इसी तरीके से वजीर आला सिंध जो है वो भी गए चाइनीज कॉन्सुलेट। मैं समझती हूँ इस तरह के जस्टिस की जरूरत है ताकि जो ऐसे वक्त में हम जख्मों पे मरहम रख सके और अपनी यूनिटी का, और जो है जो हम कहते हैं ना कि एक ऐसी दोस्ती है कि जो पहाड़ों से ऊंची है, शहर से मीठी है, दरियाओं समंदरों से गहरी है, उसका हम बाकायदा उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकें और हम सबक भी सीखें। इस तरह के इकदाम किए जाएं कि दोबारा से इस तरह के वाकयात जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए मुल्क में ना हो सकें, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान जो है वो उसमें पाकिस्तान का ही हो रहा है, किसी एक जमात का नहीं हो रहा। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, और भी तकलीफ दे। सही आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्रिगेडियर साहब इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज किया है और इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। ये भी आज उन्होंने कहा कि वो नून लीग के नुमाइंदे हैं। कितना ज्यादा आप समझते हैं कि असर होगा इस चीज का, ये जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दबाव में लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फायदा उनको हो सकता है, उनकी सियासत को? बिल्ड कर लिया हुआ है कि जी उनके खिलाफ साजिश हुई है और जो उनके नैरेटिव हम देख रहे हैं, नैरेटिव काफ़ी हाई पिच पे लेके भी जा रहे हैं। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि मुल्क क्या है। लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट की बात हम करेंगे, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी भी है, पाकिस्तान का आइन भी है और पाकिस्तान की है। इससे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज, हमें अदारों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ, अदारों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट हो या प्रोविंशियल हाई कोर्ट हो या फिर इलेक्शन मिनिस्टर पाकिस्तान, जनरली उनकी जो फीलिंग है वो ब्रिगेड साहब मैं आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रही हूँ, दोबारा से आप से राब्ता करेंगे, दोबारा से कॉल में लाएंगे आपको। मुसरत साहिबा आपकी तरफ में आ जाती हूँ। इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा कहते हैं कि हम इदारों करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा कि मुझे मायूसी हुई लेकिन हम फिर भी कबूल करते हैं। उसके बाद अपने जलसों में उन्होंने कहा कि जी रात को 12 बजे आपने अदालतें खोल ली, ऐसा मैंने क्या कर दिया था। ये कहना कि हम इदारों की इज्जत करते हैं और उसके बाद इस तरह की बातें जलसों में जाकर करना, फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब जो ये एहतजाज हो रहा है, ये आपको नहीं लगता कि आवाम को इदारों के खिलाफ करने वाली चीज़ें हैं? क्योंकि हम अगर सोशल मीडिया भी इस वक्त देखें, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग अपनी आवाज़ उसके ऊपर लेकर आते हैं और बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं कि लोग बहुत बुरा भला भी कहना शुरू हो जाते हैं इदारों को, चाहे इमरान खान साहब कुछ ना कहें, लेकिन लोग उनको तो नहीं रोका जा सकता। इसमें एहतियात की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए आयशा, सबसे पहले तो मैं पिछली 2 बातों पर रिस्पॉन्ड करते हुए आपके इस सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि हमारा हैशटैग पाकिस्तान के लिए ही है, जो बार बार जिक्र किया गया। हम ये जिद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? हम रमज़ान के महीने में सवा नेज़े पे सूरज है, वरना ये तो जब पीडीएम थी तो तारीख पे तारीख बदलते थे। हम तब करेंगे जब मौसम ठंडा होगा, जब मौसम अच्छा होगा। हमारी जिद्दोजहद है ही पाकिस्तान के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान। और ये जो इम्पोर्टेड और मुसल्लत करदा जो टोला है, उसको रिजेक्ट करने का मतलब ही ये है, अंडरस्टूड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इसी इशू के साथ कि पाकिस्तान को अगर हम उसकी सालमियत, उसको ठीक रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं तो ये जो बैरूनी मुदाखलत है उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अवाम ने किया। दूसरी जो आपका सवाल है इलेक्शन कमीशन का, देखें आयशा, कभी भी कोई भी सियासी जमात, उसके हज़ारों लाखों फॉलोइंग होती है, करोड़ों में। ये जब हमारे जुलूस, हमारे जलसे एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों के अंदर अगर उसकी जो कैलकुलेशंस आई वो करोड़ों में है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रमज़ान में रोज़े रख के निकल रहे हैं। हमारी सारी मूवमेंट जिसे 1 महीने में बड़े जलसे हमने किया, उसकी वजह यह कि वो पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं, हम इदारों की तकरीम चाहते हैं। किसी भी इदारे की तकरीम उसकी रिजल्ट पे होती है, उसकी वर्किंग पे होती है। यहाँ पे इदारा, वो हो पार्लियामान, वो हो कोई मीडिया हाउस, वो हो आपकी जुडिशरी, उनके कंडक्ट से और उनके जो उनका
तरीकाकार है उसके ऊपर इदारों ने इज्जत भी कमानी है और खुदा न खास्ता उनके ऊपर सवाल भी उठने हैं। अमल मुकद्दस होते हैं, आपका जो कंडक्ट होता है वो मुकद्दस होता है और आपका जो तरीकाकार होता है वो मुकद्दस होता है। और उसमें बैठने और अगर किसी इदारे के ऊपर, अब अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन के जितने भी फैसले आए हैं आप जरा उठा के देखें। मुझे ये बताओ आयशा कि क्या दिन की रोशनी में इस मुल्क के मैंडेट के ऊपर जो मजाक किया गया, जो अब्यूज किया गया, क्या महजब माशरों में जहां पे डेमोक्रेसी है ये होता है? क्या हो रहा था सिंध हाउस में, क्या हो रहा था आवारी एक्सप्रेस में? फिर जी अभी ये करेंगे तो हम सोचेंगे, फिर फ्लोर क्रॉसिंग तो होगी ना पंजाब में, जो हमजा शेरवानी क्यों पहनना चाहता है? मैं कंप्लीट कर लूं। इमरान खान साहब खुद थे ना, इमरान खान साहब ने खुद लगाया। इमरान खान साहब नहीं थे जिन्होंने लगाया था, लेट मी करेक्ट यू आयशा, इमरान खान साहब नहीं थे जिन्होंने लगाया था। हर बड़े ओहदे के ऊपर ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लोग अब बंदे रेफर करते हैं और ये लगाते हैं। अब फैसले खिलाफ आए तो आप मानी बता दिया ना, हमने तो एडमिट कर लिया। मेरी कंप्लीट कर लेने देना मुझे जी। हमने बता दिया कि ये बंदा किधर से आया था, किन्होंने रेफर किया था और ये क्यों लगाया गया था। उस क्यों का जवाब 22 करोड़ आवाम को भी मिल गया, हमें भी बड़े अच्छे से मिल गया, बहुत मजे से मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिसने भी लगाया, आज की डेट में क्या फ्लोर क्रॉसिंग हुई कि नहीं? सवाल है, हुई। भाई इन्होंने इलेक्शन सच्चा झूठा कराया ना पंजाब के अंदर। भाई किस चीज का आप सबूत चाहिए इनको, किस चीज का? और फिर कानून कैसे टूटा? कभी किसी ऐवान के अंदर क्या पुलिस को इजाजत होती है? क्यों नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लिए जब पार्लियामेंट के अंदर जो खवातीन पार्लियामेंटेरियन थी उनको जूते मारे गए, पुलिस ने ठुड्डे मारे, बूटों से मारा। हम नहीं अब खाएंगे मार, हम मरने को प्रेफर करेंगे। इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। वो अपोजिशन जो पिछले 3.5 साल इन्होंने इस असेंबली को हराम डिक्लेयर किया हुआ था एक मौलवी को साथ मिला के, आज हम कह रहे हैं इलेक्शन कराएं। जिस तरह से डॉलर फेंका गया और बूट भी पॉलिश किए और वो डॉलर भी उठाए। अब अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी। इस मुल्क में अवाम ही मुकद्दस है, अवाम के लिए ही है। और जब अवाम का, एक सेकंड, जब हमें सियासत का हक भी नहीं दिया जाएगा, जब हमें हमारे अवाम को उसके मैंडेट का हक भी नहीं दिया जाएगा, तो फिर यही होगा। अभी तो इन्हें पता नहीं है कि मेरा एक सवाल ले ले मुसर्रत साहब, उसके बाद ब्रेक लेनी है, उसके बाद ब्रेक लेनी है मुझे। ठीक है, ये बताइए, अगर कल को दोबारा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो दोबारा से तो किसी की तजावीज नहीं ली जाएंगी बड़े बड़े इदारों में तैनातियां करने के लिए, लेसन लर्नड या नहीं? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल नहीं ली जाएंगी। सही कह रही हैं आप, नहीं लेनी चाहिए। उससे बेहतर है बंदा सारा कुछ रैप अप करे और घर बैठ जाए, कोई फायदा नहीं है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इस मुल्क में आपको भी पता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपका जवाब भी लूंगी और बाकी जो मेरे 2 गेस्ट हैं उनसे भी मैंने इस बारे में बात करनी है। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सैर साहिबा, 2018 का इंतखाब वो था जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा बाकी तकरीबन तमाम सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, मुनसिफाना नहीं हुए। और अब नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी आप लोगों की ये राय होती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जाने से पहले हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कराना चाहते हैं। अब अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद आप लोग इलेक्शन में जाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहते हैं जिन पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हैं कि वो बाइस्ड हैं और सारे फैसले PTI के खिलाफ करते हैं, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वहां पर होगी जहां पर 2018 में बाकी तमाम सियासी जमातें थी। आपको नहीं लगता इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए? बात की तनकीद से बेहतर ये नहीं होगा कि पहले ये मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाए? देखिए, इस वक्त जो रवैया है ना इमरान खान साहब का और जो भी उनके मेंबर्स हैं PTI के, मैं समझती हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। क्योंकि जब आपने इलेक्शन कमिश्नर को लगाया तो आप उसका स्टेटमेंट देख लें, चाहे शरीफ मजारी का देख लें, चाहे आप इमरान खान साहब का देख लें, चाहे आप शेख रशीद का वो लेटर देख लें, या तो मैं कहूँगी कि सब एक दूसरे के साथ जो है ना डबल पॉलिसी चल रहे थे और सब झूठ बोल रहे थे। देखिए, बात यह है कि या तो आप कल झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हैं और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। हमारे तहफ्फुज़ात थे, ठीक है, लेकिन हम आईनी इदारों का एहतराम करते थे। तमाम तहफ्फुज़ात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को कायल किया और हम आके पार्लियामेंट में बैठे। पार्लियामेंट से कौन मफरूर रहा, कौन फरार रहा? इमरान खान साहब, जिन्होंने अहम तरीन कौमी सलामती के मामलात पे भी किसी के साथ आके बैठना गवारा नहीं किया।
ना ही उन्होंने कभी कौम को एतमाद में लिया कि आप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन सी मीडिएशन करके आए, जिसको आपने वर्ल्ड कप जीतने का नाम दिया, जिसके बाद कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील हो गई। ना आपने ये बताया कि आपके IMF के साथ क्या आप मुआहदे कर रहे हैं, ना आपने किसी और मामले के ऊपर एतमाद में लेने की कोशिश की। आपको मिसाक मईशत ऑफर किया, आपको बार बार कहा कि इस ऐवान को चलाना है, जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना है, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, मगर इन्होंने हर वो टूल इस्तेमाल किया जो कि एक डिक्टेटर इस्तेमाल करता है। ठीक है, एक वन मैन शो चल रहा था, काबीना में फैसले हो गए, ऑर्डिनेंसेस आ गए, इन्होंने पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया। ठीक है, अब इनको मौका दिया, ये पाकिस्तान को उस नहज पर ले आए जिसको आज हम सामना कर रहे हैं। आज जो लोड शेडिंग है, आज जो महंगाई है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो तबाही है, आज जो आपने जिस तरीके से अपने जाती वफाद के लिए आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक मजाक बना दिया, ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, आपके सिक्योरिटी के इदारों ने कहा कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, आपके दफ्तर खारजा ने कहा कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। सर साहब ये तो कहा है ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कि मुदाखलत हुई है, ये तो कहा है। देखिए मैं आपको कोई भी शख्स जो कि मुदाखलत, देखें हम जब ये कहते हैं कि अगर हमने जब यूरोपियन यूनियन ने खुला लेटर लिखा तो क्या उनको डिमांड नहीं दिया गया? मुझे आप ये बताएं कि 7 तारीख को उन्होंने ये मुदाखलत वाला लेटर लिखा। अगर ये मुदाखलत की पहले लेटर में इन्होंने ये बात लिखी थी, ये कहा था कि इसकी जुबान सख्त है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस होती हैं जो सख्त होती हैं। हमें जब भारत कोई ऐसी खिलाफ वर्जी करता है तो क्या हम उनको बुला के डिमांड नहीं देते? क्या जब अमेरिका के साथ हमारे कोई तहफ्फुज़ात होते हैं तो हम डिमांड नहीं देते? हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट को जो है सिक्योर करता है। मुझे बताएं 7 तारीख को इनको ये खत मिला, 7 तारीख को इन्होंने छुपा के रख लिया और उसके बाद ये बैठे रहे। उसके बाद जो सफीर साहब जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने ये खत लिखा जिसमें उनके अपने भी असेसमेंट थी, वो जो है ना सिर्फ वहां पे मुलाकातें करते रहे, उन्हीं के साथ जो है डोनाल्ड लू के साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने जो है वो अपनी सेलिब्रेशन में उनको बुलाया, खवातीन का दिन मना रहे थे उस पर बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने 25 तारीख को कांग्रेस से एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लिया। 21 तारीख को की नायब वजीर खारजा को यहाँ पर रिसीव किया, हंसते मुस्कुराते। आपने क्यों नहीं उनके साथ एहतजाज किया? आपने क्यों नहीं अपने जो है वो सिफारतकारों को वापस बुला लिया, उनके सिफारतकारों को वापस भेज दिया? अगर ऐसी मुदाखलत थी, ठीक है, और कौन ये हक देता है किसी भी वजीर आजम को कि वो एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल लेटर अगर वही था तो और आप उसको ले जाके एक जलसे में लहराएं? देखिए, इमरान खान साहब ने अपनी जात के ऊपर पाकिस्तान के तमाम मफादात को कुर्बान किया। क्या चाइना के साथ आपने ताल्लुकात अच्छे रखे? आपने चाइना CPEC के मंसूबों को मुतनाज़ा आपने नहीं बनाया? क्या चाइनीज ने अपना कंसर्न बार बार क्यों नहीं किया? क्या रशिया के साथ पाकिस्तान SCO का जो मेंबर बना है 2010 में, 2011 में, क्या रशिया ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की थी? क्या उसके बाद जो है 2016 में हमारे जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं हुई? क्या जो मुआहदे साइन हुए थे 2011 में जब साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का विजिट हुआ था, उस वक्त नहीं हुए थे? क्या उस वक्त उनको नहीं कहा गया था कि आप विजिट ना करें? देखें, क्या चाइना से CPEC साइन नहीं किया था पीपल्स पार्टी के दौर में? देखिए, ये डिप्लोमेसी एक आर्ट होता है जो कि आपके जो स्टेट्समैन होते हैं वो बड़े एक लीडर होते हैं आपके, वो बड़े अच्छे तरीके से डिप्लोमेसी करते हैं। इन्होंने सिफारतकारी को अपने लिए एक जो है एज अ टूल यूज किया, जो सिर्फ इसलिए कि इनको एक डोमेस्टिक इनको जो है ऑडियंस मिल जाए। तो बात ये कि इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजे पाकिस्तान ने भुगते। पाकिस्तान को इन्होंने आइसोलेट किया। सऊदी अरेबिया सर साहिबा आपकी सारी बातों को मान भी लिया जाए, अगर हम इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, हमें नजर तो आता है ना कि इमरान खान साहब बड़ी तादाद में आवाम को बाहर लेकर निकले हैं, क्राउड पुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। अगर इलेक्शन को मानने से वो इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि ये मुनसिफाना इलेक्शन नहीं था, तो फिर आप लोग फिर तैयार हैं ऐसी सिचुएशन के लिए? क्योंकि हमें 126 दिन का धरना भी याद है, मार्च भी याद है जितने किए। 126 दिन का धरना, अगर इनके साथ ताहिरुल कादरी को ना बिठाते तो हमें तो पता लग गया था कि धरना क्या था। ठीक है, आप धरना कर ले, एहतजाज आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप जरूर करें, लेकिन जो आप इंतशार फैला रहे हैं, जो इश्तियाल अंगेजी है, वो ना करें। इमरान खान साहब कहते हैं जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना आए। क्यों भाई? आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, आप जो है गैर जो कानूनी तरीके से रकम लेकर आए, आप हिसाब किताब ना दें, आप इसराइल से पैसे लें, आप भारत से पैसे लें और आपके आपसे सवाल ना हो। आप तोशा खाने के जो है वो आप जो है वो गिफ्ट लें और उनको उनके साथ कारोबार करें, उनको सस्ता खरीदें, उनको महंगा बेचें। आप ये भी सोचें कि आप मुल्क के लिए क्या एम्बेरसमेंट कर रहे हैं।
आपकी फराह गोगी साहिबा जो है वो पता नहीं कौन कौन से तोहफे ले ले, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर आप जो है वो पैसे बनाते रहे। और अब इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है, इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है, ये एनआरओ मांग रहे थे कि भाई मुझे जो है ना एनआरओ दे दो, मुझसे कोई एहतसाब नहीं करना। देखिए आपसे एहतसाब तो जरूर होगा। अब आप कहते हैं जी वो सारे हमें जो है वो अलग किया हुआ है, तो हमारा केस हो रहा है। भाई आपके केस को तो 7 साल 6 महीने हो गए, 7 साल 6 महीने में भी ये केस का फैसला ना हो। क्या जब आपने पाकिस्तान की जो है ना अपोजिशन की क्यादत को बगैर किसी जुर्म साबित हुए आपने सलाखों के पीछे भेजा था, तो आप गए थे क्या? आपके ऊपर भी तो केसेस चल रहे थे। आपका मालन जब्बा का केस था, आपका जो है आटा चीनी का केस था, आपका जो है वो हेलीकॉप्टर का केस था, आपके जो है जो एलएनजी का केस था, आपका जो फ्यूल गायब हो गया था उसका केस था, आपके करप्शन के बड़े बड़े केसेस थे। तो आपने बोला मैं भी जेल में जाता हूँ। देखिए इमरान खान साहब ने एक अपनी सर साहिबा ये तो हकीकत है ना, इसको तो मानती हैं कि जो भी इक्तिदार में हो, जो पार्टी इक्तिदार में हो, अगर उनके ऊपर केस हो तो वो कभी भी जेलों में नहीं जाते। इस वक्त जितनी ज्यादा जमातें हैं उनके अंदर भी काफी केसेस हैं जो जमानत में हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हम उनमें से किसी को भी जेल में जाता हुआ नहीं देखेंगे। ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं ये जो सब कुछ इस वक्त? जवाब देने दें जी चले दे लें। देखिए बात ये है कि जिनके ऊपर केसेस हैं वो सब अरेस्ट रह चुके हैं, 6 महीने 7 साल महीने 2 साल, ठीक है, और कुछ प्रूफ नहीं हुआ। ये महज जो है किसी की जो है वो आयशा, आई वांट टू रिप्लाई ऑन दिस। जी मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। सही है, तो नहीं रखा जा सकता ना बिल्कुल। सैर साहिबा ये जो आजकल खबरें आ रही हैं, जो ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के खास तौर पर रहनुमाओं की जानिब से, उसमें हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से फाइलें तैयार की जा रही हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बड़ा कह रही हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ब्रिगेडियर साहब ये क्या समझते हैं आप जो इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर? अगेन पॉलिटिकल पोलराइजेशन और जो सियासी क़यादत है तमाम सियासी जमातों की, वो तो किसी एक पेज पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं फौरी तौर पर इलेक्शन कराए, दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं जब तक नहीं होती तब तक इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं तो इमरान खान साहब उनको नहीं मानेंगे, क्या लगता है आपको? देखें आयशा, बात यह है कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट के पास है। आप असेंबली को फॉल करें, आपके अगर 150 मेंबर्स असेंबली में नहीं है तो उस असेंबली की क्रेडिबिलिटी का एक तो इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये भी तो देख रहे हैं कि आप अगर अभी रिफॉर्म्स करेंगे तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। इससे बेहतर नहीं है कि आप एक अप्रोच करें, ये पीटीए के जो सीनियर मेंबर्स के लीडरशिप है उनसे बैठें, एक कमेटी बनाएं, आउट ऑफ नॉट इन पार्लियामेंट, अलग बैठें और वहाँ कोई ना कोई इसका हल निकालें। इलेक्टोरल रिफॉर्म आप कहते हैं कि एतराज़ होगा, हमेशा एतराज़ होता है, कभी आरटीएस बैठ गया, कभी ठप्पे लग गए। अभी भी अगर आप ईवीएम्स को नहीं लेकर आते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट नहीं देते हैं, आपने जाली वोट बनाए हुए हैं, अगर कोई ठप्पे लगा देता है, मरे मौके वोट डाल जाते हैं, फिर वही बात होगी कि इतराज़ किया जाएगा जी हमने नहीं ये किया, जाली वोट हो गया, हम मानते नहीं इलेक्शन को। व्हाट इज आंसर? एटलीस्ट हैव सम ट्रांसपेरेंट। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, यू हैव टू। अगर गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप करें, व्हाई यू आर ऑब्जेक्टिंग, व्हाई यू आर रेजिस्टिंग? आपने अभी ये जो एक हफ्ता ये आजकल के दिन है क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दे आर वेटिंग कि ये गवर्नमेंट इसको चेंज करेगी। और ये मैं ऑनेस्टली आई फील एज पाकिस्तानी चीफ इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पार्टी एंड आई एम टॉकिंग विद एफिलिएशन नो पार्टी। इनको खुद अब रिजाइन करना चाहिए। ही हैज बिकम अ क्वेश्चनेबल। इतनी बड़ी पार्टी जिसके 150 एमएनएज हैं, अगर वो आके शोर मचा रहे हैं और जिस तरह के डिसीजन आ रहे हैं, और अभी ईवीएम के लिए अभी इनसे पूछे 7 महीने उन्होंने क्यों कहा, जब इनका एक आईनी काम है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने, जब असेंबली डिसॉल्व होगी, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन भी नहीं करता कि जी हाँ जी क्यों आपने ये काम किया। तो देयर आर सर्टेन रीजंस टू बिलीव जो दूसरी पार्टी कहती है। हमें एज ए एनालिस्ट वी हैव टू टॉक रैशनल। मैं वो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दें और ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर और फौज को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करें। आई विल रिक्वेस्ट मिलिट्री कि इस दफा दे शुड रिफ्यूज टू कम एंड मॉनिटर दोज इलेक्शन। लेट द पुलिस, लेट द रेंजर्स, लेट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मैनेज करें ताकि आर्मी को इस कंट्रोवर्सी से निकाल दिया जाए। सेकंड, इसी तरह से आप देखें, बात यह है क्रेडिबिलिटी की बहुत जरूरत है हमें। इसी तरीके से पंजाब का आपके सामने ये प्रॉब्लम होती है, पोलराइजेशन। 4 दफा आज बेंच चेंज हुआ है मरियम नवाज के लिए। वाई? उनके पास केस गया हुआ है, उन्होंने सीएम को, पीएम प्राइम मिनिस्टर को भेजा हुआ है, दे हैव टू वेट। अभी सुबह 10 बजे रखा हुआ है।
इससे एक और नई लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। सो दे आर द पार्टी। ये मैं कहता हूँ कि ये चीजें हमें आप खत्म करनी चाहिए। जिस मुल्क में जुडिशरी इंसाफ नहीं करेगी वहां सोसाइटी में पोलराइजेशन होगा, वहां पर एनार्की होगी, वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि जब लोगों को इंसाफ की तवक्को नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम जरूर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसर्रत साहिबा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, इसमें अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, इलेक्शन कमीशन को जो हुक्म दिया गया था सिंगल बेंच की जानिब से कि 30 दिन के अंदर फैसला करे, उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। इसको आप कितना बड़ा रिलीफ समझती हैं? और दूसरा ये कि आपकी मुखालिफ जमातें जो हैं वो ये सवाल उठाती हैं कि भाई आपको डर किस बात का है? अगर शफाफियत है, आपने जो फॉरेन फंडिंग सारी आपने इकट्ठी की, अगर उसमें शफाफियत है, कहीं से कोई इलीगल मनी जो है वो ऑब्टेन नहीं की गई, तो फिर डर किस बात का है फैसला आने पे? देखें, हमने तो कभी भी डर किस बात का, डर तो किसी चीज का नहीं है आयशा। लेकिन देखें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद एक सियासी जमात है? बाकी हमसे जिनकी पुरानी हिस्ट्री है, दो जमातें बड़ी तीन की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो तमाम को अपना सारी जो भी उनकी फंड रेजिंग होती है, प्लीज फॉर गॉड सेक आई ऑब्जेक्ट, और मैं इसमें कंडेम भी करती हूँ, मुजम्मत भी करती हूँ कि कम से कम मीडिया को ये फॉरेन फंडिंग नहीं कहना चाहिए। हमारी ऑपोजिशन कहे ये कहाँ साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग थी? बाहर से फंड रेजिंग हम चैरिटी के लिए भी करते हैं और पॉलिटिकल, मैं कंप्लीट कर लूं जी। देखिए, तमाम सियासी जमातों का हमने अपील क्या की हुई है, आप जरा सुने हमारा मुकदमा क्या है कि वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिन्होंने 40,000 से ज्यादा हमारे जिन लोगों ने फंड्स दिए उनका डेटा, उनके एड्रेसेस, उनके आईडी कार्ड नंबर तक दिए। बाकी जमातें भी तो दें ना कि उन्होंने फंड्स, देखिए हमसे ज्यादा महंगा इलेक्शन लड़ते हैं ये, हमसे ज्यादा तगड़ी जमातें, फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, पैसा किधर से आता है? वो इलेक्शन कमीशन, हमने ये कहा कि तीनों के इकट्ठे बड़ी जमातें और बाकी तमाम जमातें भी, उनको एक ही तकड़ी से तोला जाए। लेकिन हमारे साथ हम भी तो गए हुए हैं ना कोर्ट में, हम भी तो इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं, उसके ऊपर क्यों सत्तू पिया हुआ है इलेक्शन कमीशन में? हमारा मसला ये है, हम ये चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल मुल्क के अंदर ये पता लग जाना चाहिए। अगर ये 400 बंदे का भी रिकॉर्ड दे जाए ना, जो इतनी बड़ी, हमने 40,000 का से ज्यादा दिया है, बाकी जहां तक रहेगी बात, पाकिस्तानी बाहर बसने वाले लोग अगर आपकी सियासी जमात को पैसा देते हैं, दैट इज पीटीआई का हिस्सा थे। अकबर एस बाबर पीटीआई का हिस्सा थे, वही आपके खिलाफ ये केस जो है लेकर गए। अकबर एस बाबर साहब जो है उनके साथ ऐसा क्या मसला था? अच्छा सवाल है, ऐसा क्या मसला हुआ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस ले गए? सुन लेना जी, जैसे आज उस्मा कारदार है, जैसे अलीम खान है, जैसे जेकेटी है, भाई लोग आते हैं सियासी जमातों में, ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, जमातें भी बदलते हैं, और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई, जब उनको किसी ने, जब आपके इलेक्टिबल्स बिक गए डॉलर्स के आगे, तो ये एस अकबर बाबर ये क्या चीज है? ये कभी काउंसलर नहीं रहा, और उसका बैठे बैठे, आपको क्या लगता है कि ये सिंपल कहानी है? ये इतनी सिंपल नहीं है। आम आदमी नहीं, मैं पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी सिंपल नहीं होता। क्या सियासी वर्क, मैं बिल्कुल जानती हूँ इस बात को। बहुत शुक्रिया आयशा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, कि कोई हमारे देखें, मैं माजरत करती हूँ, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया। हमारे भी मैनेज हो जाए, मैनेज करने के दो तरीके हैं, या उसको खरीद लिया जाए, या उसको बहुत बड़ी ऑफर हो, या उसके पीछे कोई कुव्वतें हो। और इस केस में तो ये वाजे हो गया कि सारी कुव्वतें, पैसा, सब कुछ उस बंदे के पीछे है। मैं ये कहती हूँ ना, उसके आगे जाए ना, बाकी जमातों को भी तो सेम पैराए में तोला जाना चाहिए कि बिल्कुल तमाम जमातों की फंडिंग जो है उसका एहतिसाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। नाज़रीन, तो अब फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।